नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के शीर्षक संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। हमने पूर्व में जो अध्ययन किया उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से है इस बारे में हमने अध्ययन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की बात हम करते हैं तो उसमें नंबर एक हमारा अंग था महासभा। दूसरा हमने अध्ययन किया सुरक्षा परिषद। तीसरा हमने अध्ययन किया न्यास परिषद। चौथा हमने अध्ययन किया सचिवालय। पांचवा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और छठा था हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चूंकि हमारा जो चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हमने अध्ययन करना था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्ययन की बात करते हैं तो हमने पूर्व में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्ययन किया, पूर्व में हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को समझने की कोशिश की। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संघ को समझा। इसका संगठन कैसा है, कितने लोग हैं, कितने न्यायाधीश हैं। दूसरा हमने इसकी उन्मुक्तियों को समझा। उन्मुक्तियों मतलब छूट, उन्मुक्तियों को समझा। इस प्रकार की उन्मुक्तियां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को दी गई है। छठा हमने गणतंत्र को समझा कि कितने लोग बैठ के कितने लोगों से इनका जो निर्णय प्रभावी होता है। और चौथा हमने प्रक्रिया, किस प्रक्रिया द्वारा निर्णय दिया जाता है। जैसा मोटे तौर पर प्रक्रिया की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय खुले में होता है। अगर वादी और प्रतिवादी चाहे तो बंद कमरे में गोपनीय भी हो सकता है। फिर हमने पांचवा पढ़ा था इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से है। अनिवार्य है को प्रारंभ ये इसके क्षेत्राधिकार है। ये हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कल अध्ययन किया। आज हम बात करेंगे न्यायिक निर्णय की क्रियान्विति। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायिक निर्णय की क्रियान्विति। न्यायिक निर्णय की क्रियान्विति किस प्रकार से होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दे दिया, कोई माने या न माने, इसके लिए उन्हें क्या करना है, इसके लिए किस प्रकार से अपने निर्णय को प्रभावी रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रभावी कर सकता है। इस बात के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रिया की न्यायिक निर्णय की क्रियान्विति के लिए यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 94 में उल्लेख किया गया है। चार्टर की धारा 94 में यह समझाया गया है, चार्टर की धारा 94 में यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने निर्णयों की क्रियान्विति करता है। इस धारा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 94 के अनुसार संघ का प्रत्येक सदस्य
संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य यानी अब 193 सदस्य है, तो 193 सदस्य इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि वे किसी भी मामले में विवादी होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानेगा। यदि एक पक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता है और दूसरा पक्ष जिसके पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय गया है वो सुरक्षा परिषद का आश्रय ले सकता है। वो सुरक्षा परिषद में वाद दायर कर सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को फला पक्ष नहीं मान रहा। न्यायालय को निर्णय की क्रियान्वित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करते समय जब न्यायालय का निर्णय है उसकी कार्रवाई करनी है, उसके लिए सुरक्षा परिषद क्या करती है? सुरक्षा परिषद स्वीकृति लेती है परिषद, और परिषद में स्वीकृति लेने के लिए जो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य है जिसमें 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है, उसमें से 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों को होना चाहिए। अब वो 9 सदस्य स्वीकृति दे देते हैं, 9 सदस्य उस बात को मनवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सुरक्षा परिषद जैसी कार्रवाई चाहे, युद्ध करना है, धमकाना है, समझाना है, जैसी कार्रवाई चाहे उसकी कार्रवाई के लिए स्वीकृत होता है, वैसी कार्रवाई देती है। हालांकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को किसी ने न माना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विश्व के सभी देश आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो इसलिए अभी तक इस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना पड़ा। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यायालय द्वारा कानून का प्रयोग। न्यायालय द्वारा कानून का प्रयोग। न्यायालय द्वारा कानून का प्रयोग। न्यायालय कानून का प्रयोग कैसे करता है? ये बात आती है चार्टर की धारा 94 के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 94 के अनुसार, चार्टर की धारा 94 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वादों को निर्णय करने में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वादों के निर्णय करने में, केस के निर्णय करने में अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रयोग करता है। जो वाद निर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश किए जाते हैं उन वादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं? निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। विधियां कौन सी? नंबर 1, इसमें 3 प्रकार की विधियां। नंबर 1 है सामान्य तथा विशिष्ट पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते जिनको वादग्रस्त पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया। पहला ये है स्वीकार वाली संधियां। स्वीकार वाली संधियां यानी वादी और प्रतिवादी ने इस निर्णय में जाने से पूर्व जो संधियां उनके बीच हुई, जो समझौते उनके द्वारा हुए, उन संधियों को जो स्वीकार किया गया है उन संधियों के अनुसार उनके निर्णय किए जाते हैं। दूसरा है वे अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं। वे अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं जो सामान्य रूप से प्रयोग में आती है। सामान्य रूप से प्रयोग में आती है। पहले में ऐसी परंपराएं जो सारा विश्व मानता है, सभी विश्व में प्रयोग में आते हैं, उनके अनुसार इनके निर्णय किए जाते हैं। किसके निर्णय किए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तीसरा है सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानून। मान्यता
सभ्य राष्ट्रों ने जिन कानूनों को मान लिया है उन कानूनों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने कानूनों का प्रयोग करता है। फिर आता है चौथा, भिन्न भिन्न राष्ट्रों व अंतरराष्ट्रीय विधिवेताओं द्वारा दिए गए ऐसे सभी निर्णय जो अंतर्राष्ट्रीय विधिवेताओं द्वारा दिए गए, अलग अलग राष्ट्रों द्वारा कानून के रूप में दिए गए। तो देखिए, एक तो होता है न्यायिक प्रक्रिया की क्रियान्वित किस प्रकार से करना है। क्रियान्वित जो निर्णय दिया जाता है उस निर्णय को एक पक्ष नहीं मानता है तो सुरक्षा परिषद में दूसरा पक्ष ले जाता है। सुरक्षा परिषद के 9 लोगों को एक सहमति जरूरी होती है, जिसमें से 5 सदस्य 27 सदस्यों की सहमति होनी जरूरी होती है। परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को नहीं माना गया हो विश्व में, क्योंकि विश्व के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को कानून की दृष्टि से, समान की दृष्टि से देखते हैं। फिर उनका प्रयोग की विधियाँ क्या है, जो आज तक संज्ञा और समझौते हुए उनके आधार पर उनके निर्णय दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं के आधार पर दिए जाते हैं, जो सामान्य रूप से सम्मानित हैं। भिन्न भिन्न सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनों से और भिन्न भिन्न राष्ट्रों से के जो न्यायालय है और अंतर्राष्ट्रीय विधियों द्वारा दिए गए कानूनों से। नेक्स्ट करते हैं हम न्यायालय का मूल्यांकन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मूल्यांकन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मूल्यांकन भूमिका। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इन मामलों को दबाव डाल सके, इन मामलों पर कठोर कार्रवाई कर सके, ऐसी कोई शक्ति नहीं है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों पर जिनको बाध्य कर सके उन कानूनों को मानने में। किंतु फिर भी जब से इसने जन्म लिया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जब से जन्म दिया गया है, इसके द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया गया है। MP छागला एक न्यायाधीश हुए हैं, उनके अनुसार यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण न्यायालय है। इसके पास वे अधिकार और शक्तियाँ नहीं हैं जो वास्तव में होने चाहिए। फिर भी महान उद्देश्यों की एक साकार प्रतिमा है मूर्ति। न्यायालय के संचालन में विभिन्न देशों तथा गुटों ने बाधा डाली है। राज्यों की अवहेलना तथा असहयोगपूर्ण दृष्टि के कारण यह संस्था शक्तिशाली नहीं बन पाई है। अतिवादी संप्रभुता का विचार न्यायालय के मार्ग में बाधा डाला गया है, इसका परित्याग करना होगा। इसी प्रकार संविधि यानी चार्टर की धारा 34 के अनुसार, जिसमें यह कहा गया है कि न्यायालय के समक्ष राज्य का वादी और प्रतिवादी हो सकते हैं और को भी बदलना पड़ेगा। व्यक्ति को भी न्यायालय में पहुंचने का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि जैसे सामने बताया था ना कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते थे कि सदस्य देश एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, व्यक्तिगत पक्ष नहीं सुने जा सकते, तो लोग इसकी भूमिका में ये मांग करते हैं कि व्यक्तिगत पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। गुडस्पीड नामक विद्वान ने लिखा है कि अपनी क्षमता के बावजूद न्यायालय एक विश्व में समाज कार्य करता है जो सभी महत्वपूर्ण को त्याग नहीं है। जो कार्य दूसरे महत्वपूर्ण लोग नहीं कर रहे हैं वो कार्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है, अथवा यह भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है पर जो चार्टर में निर्देश है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में की गई थी, 3 अप्रैल 1946 में की गई थी और अक्टूबर 2016 में अंत तक राज्यों द्वारा इसके समक्ष लाए गए
164 मामलों को इन्होंने सुलझाया है, जिसमें से 26 मामले सलाहकारी परामर्श के थे, जिसमें दूसरे संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह मांगी थी। पिछले दशक में न्यायालय के समक्ष में जो वाद पेश किए गए, न्यायिकों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जबकि 1970 में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक समय पर डॉकेट में 1 या 2 मामले ही होते थे और 1990 से 97 के बीच जो मुकदमों की संख्या थी वो 9 से 13 के बीच रही। इसके बाद में इनमें जो केस आए, वाद आए, उनकी संख्या 20 तक पहुंच गई। 2016 तक 12 मामले लंबित वाद थे, जिनमें एक तो सक्रिय रूप से विचाराधीन था। यह बात आश्चर्य की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2007 तक सिर्फ 25 बार कानूनी सलाह इस न्यायालय से ली, यानी इस न्यायालय से टोटल 26 सलाहकारी परामर्श लिए गए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ अकेले ने इससे 25 कानूनी सलाह ली है। सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं में इसकी आवश्यकता को अनुभव नहीं किया गया। सुरक्षा परिषद अन्य संस्थाओं ने प्राय इसकी राय नहीं ली। कानूनी बातों के संबंध में राजनीतिक भावनाओं से काम किया गया। कश्मीर के प्रश्न पर, सवेज नहर के प्रश्न पर मूलतः कानूनी प्रश्न थे, परंतु इस संबंध में सुरक्षा परिषद ने इन प्रश्नों को राजनीतिक रूप दे दिया। फिर भी यह कहा जाएगा कि अपनी दुर्बलताओं और परिसीमाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बड़ी कुशलता से कार्य किया है और अंतर्राष्ट्रीय विधि के योगदान में सहयोग दिया है। नेक्स्ट है, ये हमारा इसके सारे अंग हो गए। अब बात आती है मूल टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ। मूल टॉपिक हमारा यूएनओ के सारे संगठनों की बात कर ली। इसके बाद हमारा आता है संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शांति। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शांति। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति में क्या क्या पहल की? संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शांति। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शांति। विश्व शांति के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या पहल की? संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्येय यही था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उद्देश्य के लिए, उसकी पूर्ति के लिए जहाँ कहीं भी सशस्त्र आक्रमण की जरूरत हो तो वहाँ सामूहिक कार्रवाई करना। चार्टर के अनुच्छेद 13 से 38, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 13 से 38, चार्टर के अनुच्छेद 33 से 38, चार्टर के अनुच्छेद 33 से 38 अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विवाद के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई। जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है तब से आज तक विश्व शांति के, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के अनेक विवाद इनके समक्ष लाए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के। और इन विवादों में सुलझाने में यद्यपि संघ सदैव सफल नहीं हुआ, तथापि अनेक बार विश्व युद्धों को टालकर विश्व शांति की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र के जन्म के समय से ही, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय से ही ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उस समय तीनों विश्व युद्ध की भूमिका बन सकती थी। बर्लिन समस्या तथा कोरिया युद्ध ऐसे प्रकरण थे जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों के राजनीतिज्ञ तथा जनसाधारण ने युद्ध की संभावनाएं दिखाई पड़ती थी। वर्तमान युग में राजनीतिक क्रियाकलाप अनेक राजनीतिक प्रकरणों में बंधे नहीं हैं। अनेक समस्याएं राजनीतिक स्वरूप को जन्म देकर विश्व और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। अणुशस्त्रों के विस्तार को रोकने का प्रश्न आज भी चलता है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं रोक पाया। रंग भेद की नीति को नहीं रोक पाए। कहीं किन्हीं देशों में सीमा विवाद है, उस समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं रोक पाया। अन्य क्षेत्रीय तथा साधायित्व में समन्वय का
समस्या को विवाद का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में पूर्ण नियंत्रण न भी कर पाया और न ही विश्व शांति को समर्थित करने में विकसित होने दिया जाए तो उसने अपने आप में एक सफलता है जो विश्व राजनीति की गतिविधियों को प्रभावित करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था है जहां विवादों को निपटाने के लिए एक और विचार विमर्श का कार्य किया जाता है, दूसरी ओर विश्व की जो की परिस्थितियाँ हैं उनके समाधान का निराकरण किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक सरकार का संगठन नहीं है और न ही ऐसी कार्य प्रणाली है, फिर भी इन सदस्यों को कदाचित आज भी विश्व में एक असामान्य स्वीकार कर चुके हैं। पर्याप्त रूप से विवाद की स्थिति पर नियंत्रण पाने, उसका निराकरण करने, उसमें विस्तृत विवाद क्षेत्र न बनने के लिए आधार प्रस्तुत किया है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद जो विश्व तृतीय विश्व युद्ध की बात सोच रहा था वो आज तक नहीं हो पाया। उसको रोकने में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने निभाई। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना में योग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति स्थापना में योगदान। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व की शांति स्थापना में कहाँ कहाँ अपना योगदान दिया। राष्ट्र की शांति स्थापना में योगदान मूल्यांकन, ये जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक हम कल करेंगे। हम दो टॉपिक कल करेंगे, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में योगदान मूल्यांकन तथा इसकी भूमिका को मजबूत बनाने में सुझाव। इसकी भूमिका यूएनओ की भूमिका को मजबूत करने के सुझाव। इन दो टॉपिकों के बारे में विस्तार से चर्चा कल करेंगे। एक बार हमने आज जो किया है उसके बारे में देखेंगे। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्याय, 5 जो हमारे अंग थे उनका अध्ययन पूर्व में कर चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का 4 टॉपिकों का अध्ययन हमने कल किया था। संगठन, उन्नतियां, गणप्रति, प्रक्रिया और क्षेत्राधिकार। आज हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6ठे अंक का जो कार्य किया, न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया, क्रियान्विति। न्यायिक निर्णय अपने देता है उनको किस प्रकार से लागू करना है, इसके लिए यूएनओ के चार्टर की धारा 93 में है। दूसरा, न्यायालय द्वारा कानून के प्रयोग की विधियां कौन कौन सी है, किन विधियों द्वारा न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून में निर्णय देता है, जिसमें मैंने आपको 4 चीजें बताई। संध्या, वाणिज्य संध्या और समृद्धि है, उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं को ध्यान में रखा जाता है। सभ्य देशों के राष्ट्रों को माना जाता है। भिन्न भिन्न राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय विधिवेताओं द्वारा जो निर्णय लिए गए उनको ध्यान में रखता है। फिर हमारा टॉपिक था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मूल्यांकन और भूमिका, कि उन्होंने आज तक क्या कार्य किए। जैसा मैंने बताया, विश्व ने 26 मामलों में परामर्शदाता की भूमिका निभाई है। इसमें 25 मामले ऐसे हैं जो खुद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श लिया है। फिर हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शांति में क्या योगदान है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार 33 से 38 में उल्लेख है। थैंक यू, धन्यवाद।